friends. My name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center. My name is Mahendra and basically मेरा क्वालिफिकेशन है कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं आपका CS प्रोफेशनल का एडवांस टैक्स लॉस में जो इनकम टैक्स वाला बेसिकली इंटरनेशनल टैक्स वाला पार्ट है उसको रिवीजन करवाने के लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। लेसन नंबर 70 ट्राई करूंगा जितना भी एडवांस टैक्स का पोर्शन है सब कुछ मैं क्या करूँ डाल दूंगा। ये चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली टैक्स प्लानिंग पढ़ना है, टैक्स इविजन क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, ये इनका कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ना है। फिर कंसेप्ट टैक्स प्लानिंग का क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब पढ़ने हैं। फिर आप इनकम को डाइवर्जन और एप्लीकेशन का क्या कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग के लिए एसेंशियल चीजें क्या है, टाइप क्या है टैक्स प्लानिंग के, टैक्स प्लानिंग का एरिया क्या है और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का मैनेजमेंट सेल वगैरह जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चार वर्ड आते हैं, अगर आपका टैक्स प्रैक्टिस करना है तो चार चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। सबसे पहले है टैक्स अवॉइडेंस, दूसरा है टैक्स प्लानिंग, तीसरा है टैक्स मैनेजमेंट और चौथा है टैक्स इवेजन। ये चारों को मैं पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपको क्या करूंगा मॉड्यूल से रीड करवा दूंगा, मतलब रिवाइज करवा दूंगा। एक सेकेंड, सॉरी। सबसे पहले आते हैं टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है। टैक्स अवॉइडेंस से पहले मैं टैक्स इवेजन के ऊपर आना चाहूंगा। टैक्स इवेजन का मतलब होता है चोरी करना, खुला चोरी, एकदम आप क्या कर रहे हो, सरकार को, गवर्नमेंट को पागल बना रहे हो। टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है, खुला आप चोरी कर रहे हो, सिंपल सी बात है। आप बोगस बिल बना रहे हो, आप कुछ भी ऐसे एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हो जो आपको नहीं करने चाहिए, मतलब आप चोरी कर रहे हो। टैक्स इवेजन का सिंपल सा मतलब है, और ये क्या है, कानून में ऑफेंस है, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, आपके ऊपर सब वो कार्रवाई हो सकती है जो होनी चाहिए, ठीक है। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि आप लॉ में बैठे हुए हो, जो लॉ ने आपको बेनिफिट दिया है, जैसे एटीसी में आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो, आप ले रहे हो। आपने एससीजेड में कोई यूनिट सेटअप किया है, आप 10AA में बेनिफिट ले रहे हो, भाई ले सकते हो, वो चीज ले रहे हो, तो आप इसको क्या बोलोगे, टैक्स प्लानिंग बोलोगे, कि आप टैक्स को क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो। टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, आपका ड्यू डेट क्या है, 30th, समझो कि आपका ड्यू डेट है रिटर्न का 31 जुलाई, तो आप ये डेट से पहले पहले सब कुछ मैनेज कर रहे हो कि आपको ये रिटर्न या ये टाइम से पहले टैक्स का पेमेंट कर देना है। टीडीएस का जो ड्यू डेट आ रहा है उससे पहले आपको टीडीएस पेमेंट कर देना है, मतलब आप क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो। ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, ये दोनों मीडियम इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। आप हो तो फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ के बीच में, पर आप कानून का इस हिसाब से बेनिफिट उठा रहे हो जो इंटेंशन नहीं था कानून का आपको बेनिफिट देना। क्या बोल गए सर, आप जो भी काम कर रहे हो कानून के अंदर कर रहे हो, पर कानून का यूज करके आप कानून को पागल बना रहे हो, मतलब लॉ का यूज करके आप क्या कर रहे हो, जो लॉ का पर्पस था उसको डिफीट कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, टैक्स अवॉइडेंस बोलेंगे। अवॉइडेंस का मतलब क्या है कि आप हो फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ के साथ ही, मतलब जो कानून में लिखा है लाइन बाय लाइन आप इंटरप्रेट करके उसको यूज कर रहे हो, पर आप इस तरीके से यूज कर रहे हो कि जो बेनिफिट नहीं था कानून का आपको देने का, वो बेनिफिट आप ले रहे हो। सिंपल सी चीज है। ये सर, ये चार टर्म है। अवॉइडेंस के ऊपर आगे एक गार करके कंसेप्ट आएगा, वो पूरा आपका अवॉइडेंस से लिंक है कि अवॉइडेंस क्या होता है। प्लानिंग के ऊपर ये चैप्टर दिया है, प्लानिंग ठीक है, इजी है, आप समझ सकते हो। सॉरी, गला थोड़ा मेरा खराब है, अवॉइड कर देना, एग्जाम पास में है तो गले से अपने को कोई मतलब नहीं है। टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, आप मैनेज कर रहे हो, और इवेजन तो खुला चोरी कर रहे हो, सिंपल सी चीज है। सबसे पहले आ जाते हैं टैक्स इवेजन के ऊपर। ओईसीडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉमर्स डेवलपमेंट करके कुछ एक ऐसा यूनियन है जो क्या बोलता है, टैक्स इवेजन को डिफाइन तो करना डिफिकल्ट है, पर इसका जनरली मतलब क्या होता है कि आप इलीगल अरेंजमेंट कर रहे हो, मतलब आप कुछ इलीगल काम कर रहे हो, वेयर लाइबिलिटी टू टैक्स इज हिडन और इग्नोर्ड। आपने क्या कर दिया, टैक्स लाइबिलिटी को या तो गायब कर दिया या इग्नोर कर दिया। मतलब टैक्स पेयर क्या करता है, कम टैक्स पे करता है जितना उसको पे करना चाहिए था, पर वो क्या यूज कर रहा है, इलीगल वे यूज कर रहा है टैक्स कम पे करने की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, आप रिडक्शन कर रहे हो टैक्स लाइबिलिटी का, मतलब टैक्स लाइबिलिटी कम कर रहे हो, पर वे क्या है, आपका इलीगल वे है या फ्रॉडुलेंट वे है, मतलब आप कोई फ्रॉड कर रहे हो या इलीगल चीज कर रहे हो। द जनरली एग्जिस्ट इंटेंशन और प्रिज्यूम इंटेंशन ऑन अ पार्ट ऑफ टैक्स पेयर नॉट टू पे द रिक्विजिट टैक्स। आप जो जरूरी टैक्सेस है वो आप नहीं भरते हो, ठीक है। टैक्स इवेजन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे टैक्स पेयर ट्राई करता है कि अपनी टैक्स लाइबिलिटी को क्या करे, कम करे, पर कैसे कम करे, आप कम करना चाहते हो सप्रेसिंग द इनकम
आप क्या कर रहे हो, अपने इनकम को कम दिखा रहे हो या फिर आप अपने खर्चों को ज्यादा दिखा रहे हो। दोनों एक ही बात हो गई, या तो आप अपनी इनकम को कम दिखा रहे हो या अपने खर्चों को ज्यादा दिखा रहे हो। क्यों? ताकि आपकी इनकम या तो कम हो जाए या रिड्यूस हो जाए। देन द एक्चुअल इनकम, जो आपकी एक्चुअल इनकम है, और रिजल्टिंग टू द वेरियस टाइप्स ऑफ डेलिब्रेट मैनिपुलेशन, अलग अलग टाइप के आप मैनिपुलेशन करो। एसएससी ये टाइम पे आपको पनिश हो सकता है, 100% से 300% का पेनल्टी लग सकता है, एज पर केस टू केस। टैक्स इवेजन कैसे आप कर सकते हो? आप मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हो, इनवॉइस वगैरह गलत दे रहे हो, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, फैक्ट को छुपा रहे हो, अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, प्रॉपर इनकम वगैरह, एक टैली अलग खोल के रखा है, एक टैली अलग खोल के रखा है। ऐसा एक्चुअली होता है, आंखों से देखा हुआ है। एक टैली में सिर्फ इनकम टैक्स के लिए डेटा टाइप होता है, एक टैली में अपना एक्चुअल डेटा टाइप होता है। ऐसा लोग करते हैं। आप क्या कर रहे हो, मटेरियल फैक्ट को छुपा रहे हो, ओमिशन कर रहे हो, मतलब दबा रहे हो, या फेक डॉक्यूमेंट आप क्या कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, मतलब आप ऐसे ही एक्सपेंस के इनवॉइस, परचेस के इनवॉइस वगैरह बना रहे हो बैठ के। वो डिसऑनेस्टली क्लेम द बेनिफिट अंडर द स्टैच्यू, कानून के अंदर आप डिसऑनेस्टली क्या ले रहे हो, बेनिफिट ले रहे हो, और आप गुइल्टी ऑफ टैक्स इवेजन माने जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया है। आप खुले में सप्रेस कर रहे हो फैक्ट, आप बिल डुप्लीकेट बना रहे हो, ये सब चीजें। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, ये आगे जाके, ये चैप्टर में इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया आपके, पर आगे जाके गार करके चीज आएगा, उसमें इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आने वाला है। ध्यान से समझ लेना, ध्यान से पढ़ लेना। OECD, tax avoidance is an arrangement of taxpayers affair that intends to reduce tax liability. आप अपना tax liability कम करना चाहते हो, and that although the arrangement could be strictly legal is usually contradiction in intention of law. जो कानून का इंटेंशन है उसके कॉन्ट्राडिक्शन में है, पर है क्या, लीगल है। आप काम कानून के अंदर कर रहे हो, पर जो कानून का इंटेंशन था वो ये नहीं था, वो कुछ और था। जीए वीट क्राफ्ट जो भी है, उसके हिसाब से टैक्स अवॉइडेंस क्या है, ये एक एक्ट, ऐसा एक्ट है जिससे आप क्या कर रहे हो, डॉज कर रहे हो टैक्स को। डॉज का मतलब बॉल को डॉज करते ना, विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ, बट आप कानून को तोड़ नहीं रहे हो, फिर भी आप टैक्स को क्या कर रहे हो, डॉज कर रहे हो। ठीक है, एनी प्लानिंग विच दो डन स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिफीट ऑफ द बेसिक इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर बिहाइंड द स्टैच्यू कुड बी टर्म एज एन टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, इट इज यूजुअली टेकिंग फुल एडवांटेज। आप क्या कर रहे हो, जितने भी लूप होल है कानून में, उसका क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा एडवांटेज ले रहे हो, and adjust कर रहे हो affair in such a manner that there is no infringement of taxation of law and at least tax are attracted, मतलब कानून कोई नहीं टूटे पर टैक्स बिल्कुल ना लगे। जो लाइन है टैक्स प्लानिंग का और टैक्स अवॉइडेंस का, वो बहुत ही थिन है, आपको केस टू केस देखना पड़ेगा, आपको पता नहीं चलेगा अगर ऊपर से देखोगे तो। एग्जाम्पल क्या दिया है, आप अपने, आपका इनकम है समझो 5 लाख रुपए, आपके पापा कुछ नहीं करते, 5 लाख नहीं 50 लाख रुपए समझो फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा, आपके मम्मी और आपका एक बेटा है जो कुछ नहीं करते, फिर भी आप इस पे से 5-5 लाख रुपया वो तीनों में क्या कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो, बोलते हो ये तीनों का इनकम है 5 लाख 5 लाख 5 लाख। यहाँ पे आपको बेसिक एग्जम्पशन मिल गया, रिबेट अंडर सेक्शन 87A के साथ जीरो टैक्स हो गया, यहाँ पे भी जीरो टैक्स हो गया, यहाँ पे भी जीरो टैक्स हो गया, और आपको जो 50 लाख पे टैक्स देना था उसकी जगह पे आपने 35 लाख पे टैक्स दिया। कानून नहीं तोड़ा, पता ही नहीं चला कि भाई ये, आपको सबको ऐसे ही लग रहा है कि ये इनका इनकम है, पर आपने क्या किया, टैक्स का बेनिफिट भी ले लिया। क्राइटेरिया जिससे आप डिफाइन कर सको कि अवॉइडेंस हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, कलरेबल डिवाइस यूज कर रहे हो कोई, आप क्या कर रहे हो, डॉक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिफीट हो रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रहे हो, डिफीट कर रहे हो जेन्युइन स्पिरिट ऑफ लॉ, जो कानून का जो इंटेंशन था वो आप नहीं ले रहे हो, आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो या फैक्ट को ट्विस्ट कर रहे हो, या टेक ओनली स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, जो कानून का है वो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन जो है लाइन बाय लाइन यूज कर रहे हो, जिससे आपको बेनिफिट हो पैसे। एविल कॉन्सिक्वेंस क्या है टैक्स अवॉइडेंस के, मैकडोवल्स करके एक केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है कि जो आपका टैक्स अवॉइडेंस है वो आपका टैक्स इवेजन माना जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है। जो आपका टैक्स अवॉइडेंस है वो कंसीडर किया जाएगा क्या, टैक्स इवेजन, इवेजन माना जाएगा, चोरी मानी जाएगी, इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। एविल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे टैक्स अवॉइडेंस के, समराइज किया हुआ है जो केस लॉ में लिखा था। क्या लिखा था भाई, देखो अगर आप टैक्स अवॉइडेंस क्या करोगे तो क्या होगा, सिंपल सी चीज है, पब्लिक रेवेन्यू का नुकसान होगा, पर्टिकुलरली वेलफेयर स्टेट लाइक आर्स। ठीक है, जैसे कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, पब्लिक का क्या होगा, पब्लिक रेवेन्यू का नुकसान होगा, बहुत सारा डिस्टर्बेंस होगा इकोनॉमी में क्योंकि बहुत सारा ब्लैक मनी जमा होगा, ऐसे सब पढ़ लेना भाई, अभी ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक,
फिर टैक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, टैक्स को मैनेज कर रहे हो कि आप टाइम पे रिटर्न फाइल कर दो, आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगे, आप टीडीएस वगैरह का पेमेंट टाइम पे कर दो ताकि आपको बाद में पेनल्टी वगैरह नहीं लगे। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली टैक्स को मैनेज कर रहे हो, टैक्स मैनेजमेंट है, इसके ऊपर एम्फेसिस इतना नहीं देने की जरूरत है। फिर टैक्स प्लानिंग का क्या मतलब है, ओईसीडी ने डिफाइन किया है ऐसा अरेंजमेंट जिसमें पर्सन्स बिजनेस और प्राइवेट अफेयर्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटी, आप क्या करो, मिनिमाइज करो टैक्स लाइबिलिटी। इन अदर वर्ड टैक्स प्लानिंग जो डिफाइन किया जा सकता है कि अरेंजमेंट ऑफ वंस फाइनेंशियल एंड बिजनेस अफेयर बाय टेकिंग लेजिटिमेटली इन फुल बेनिफिट ऑफ ऑल। आप क्या करो, जो भी इनकम टैक्स में डिडक्शंस दिए हुए हैं जैसे सेक्शन 80 में दिए हुए हैं, और हाइड के हिसाब से भी पीजीबीपी के अलग डिडक्शन है, सैलरी के अलग डिडक्शन है, एग्जाम्पशंस दिए हुए सेक्शन 10 में वो आप ले रहे हो, अलाउंस जो आपके सैलरी के अलाउंस मिल रहे हो वो आप ले रहे हो, रिबेट जैसे 87A का रिबेट मिल रहा है, जो भी आपको कानून में आपको बेनिफिट दिए गए आप पूरा यूटिलाइज कर रहे हो ताकि आपको टैक्स कम लगे, तो ये तो अलाउड है, ये गवर्नमेंट प्रमोट करता है। टैक्स प्लानिंग मीन्स कंप्लायंस विद द टैक्सेशन प्रोविजन इन सच अ मैनर दैट फुल एडवांटेज जो है वो आप ले सको, हर एक एग्जाम्पशन का, डिडक्शन का, कंसेशन का, रिबेट का, रिलीफ का जो पॉसिबल है, ठीक है। टैक्स प्लानिंग जो है वो ना तो टैक्स इविजन है ना टैक्स अवॉइडेंस है, इट इज साइंटिफिक प्लानिंग है, असेसी का ऑपरेशन इन सच अ वे दैट अट्रैक्ट मिनिमम टैक्स लायबिलिटी और पोस्टपोन और दैट डिफर द लायबिलिटी फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड अवेलिंग वेरियस इंसेंटिव। मतलब इससे वही घुमा घुमा के बातें लिखी है कि जो आपका कंसेशन वगैरह दिया है आप पूरा उसका यूज करो ताकि आपको टैक्स क्या लगे, कम लगे। फिर जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि गवर्नमेंट ने जैसे प्रोविडेंट, गवर्नमेंट क्या चाहता है कि हमारा कुछ स्कीम है ऐसी जिसको प्रमोट करना चाहता है, उसमें पैसा डालो तो हम आपको बेनिफिट देंगे, जैसे प्रोविडेंट फंड में पैसा डालो हम एटीसी में डिडक्शन देंगे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा डालो हम एटीसी में डिडक्शन देंगे। तो वही बोला हुआ है कि वहां पे पैसा डालोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट खुद चाहती है। एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप एटीआईबी में जाके वो इंडस्ट्रियल बिजनेस करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा, 10AA का आपको डिडक्शन मिलेगा, अगर आप एसईजेड में, अगर आप एलआईसी में, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में, चिल्ड्रन का स्कूल फीस ये सब पे करते हो तो आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा, ये सब बोला हुआ है वही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि जो टैक्स प्लानिंग है वो आपका कैसा होना चाहिए, रेवेन्यू को डिफ्रॉड नहीं करना चाहिए, मतलब जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसका, जो भी आपके ट्रांजैक्शन है एंटर होते हैं बाय एसएससी इंडिविजुअली कुड बी लीगली करेक्ट, कानून की तरह से सही होने चाहिए, येट ऑन द होल दिस ट्रांजैक्शन में बी डिवाइस टू डिफ्रॉड द रेवेन्यू। ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअली वो सब ट्रांजैक्शन लीगल हो बट जब टोटल की जाए तो वो ऑल ट्रांजैक्शन क्या होंगे, डिफ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। या ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये सब ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टैक्स प्लानिंग का टेक्सटिंग करना है कि ये आपका सही है या नहीं, तो आपको दो चीजें देखनी है, एक देखना है सब्सटेंस, दूसरा देखना है फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या होता है, आप उसका ओवरव्यू देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो कि वो सही है या नहीं है। सब्सटेंस क्या होता है, इसका आप पर्दा हटा रहे हो, वो जो कॉर्पोरेट व्हील हटाते थे ना वैसे ही व्हील हटा रहे हो तो आपको एक्चुअल पता चल रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं। फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन रिफर्स टू, सबसे पहले ये कहाँ पे लिखा है जो मैंने बताया, सब्सटेंस और फॉर्म। तो टू टेस्ट द सेम टैक्स प्लानिंग शुड बी करेक्ट। टैक्स प्लानिंग करेक्ट कब होगा, जब दोनों फॉर्म और सब्सटेंस जो होंगे वो आपका क्या रहेंगे, सही रहेंगे। द फॉर्म एंड सब्सटेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज अ रियल टेस्ट ऑफ एनी टैक्स प्लानिंग, यही एक रियल टेस्ट है। फॉर्म का मतलब क्या होता है, एज इट अपियर सुपरफिशियली, सुपरफिशियली मतलब क्या, ऊपर ऊपर से, एंड रियल इंटेंशन जो है वो पता नहीं चल रहा है, वो कंसील हो सकता है। बट सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस का मतलब होता है लिफ्टिंग द वेल, आप क्या कर रहे हो, पर्दा हटा रहे हो, ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट, जो ऊपर से कानूनी डॉक्यूमेंट है, एंड एसर्टेन कर रहे हो कि जो ट्रू इंटेंशन है, सही इंटेंशन है दोनों पार्टी का, वो क्या आ रहा है, पार्टीज का निकल के आ रहा है। मतलब सब्सटेंस मतलब अंदर से आप पर्दा हटा के देख रहे हो, फॉर्म मतलब क्या, सतही लेवल पे ऊपर ऊपर से आप देख रहे हो। ऑल सच डिवाइसेस वेयर स्टैच्यू फॉलोड in strict words form but actual spirit behind the statue is marred would be colorable device। मतलब कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें फॉर्म तो सही है, मतलब जो वर्ड है वो सही है, पर उसका जो स्पिरिट है, जो तरीका है या अंदर जो इंटेंशन है वो अगर गलत है तो उसको क्या बोला जाएगा, कलरेबल डिवाइस बोला जाएगा, और ये टैक्स प्लानिंग का पार्ट नहीं आएगा। फिर कुछ एक दो केस लॉ दिए हैं, रीड कर लेना। मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को जो सही लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे आपको क्या करवा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इविजन का यहाँ पे पूरा कच्चा चिट्ठा बोलते हैं ना, सार यहाँ पे दे दिया है। सबसे पहले तीनों का मतलब क्या होता है, मैं रेड पेन ले लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से लिख सकूँ, थोड़ा आपको दिखे, ये भी ब्लैक है, मैं भी ब्लैक लिखूंगा तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। एक सेकंड, सॉरी।
टैक्स प्लानिंग में क्या कर रहे हो आप, अवेल कर रहे हो मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ डिडक्शन, एग्जेम्पशन, रिबेट फॉर मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी। आप टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए मैक्सिमाइज कर रहे हो डिडक्शन, अलावेंस, एग्जेम्पशन, रिबेट, रिलीफ, जो भी आपको मिल रहा है आप मैक्सिमाइज यूज करते हो। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है, आप लूप होल ढूंढ रहे हो, जो कानून में लूप होल दिए हुए हैं जिससे आप क्या कर रहे हो, टैक्स लायबिलिटी कम कर रहे हो। और यहाँ पे तो डिसऑनेस्ट मैनर मतलब चोरी कर रहे हो खुला टैक्स बचाने के लिए। तीनों में क्या कर रहे हो, टैक्स कम कर रहे हो। यहाँ पे कानूनी तौर पे कर रहे हो, यहाँ पे कानून में लूप होल ढूंढ के कर रहे हो, यहाँ पे तो खुला भाई एकदम गलत काम कर रहे हो। लीगलिटी, लीगल है कि नहीं है, टैक्स प्लानिंग पूरा का पूरा लीगल है, ये बेनिफिशियल प्रोविजन दिए हुए हैं, गवर्नमेंट चाहती है आप इसका फायदा उठाओ। टैक्स अवॉइडेंस जो है ये लीगल लैंग्वेज तो है पर इसका स्पिरिट जो है ये देना नहीं चाहता, मतलब कानून जो बेनिफिट नहीं देना चाहता आप वो लॉ में रह के बेनिफिट ले रहे हो। और ये जो इवेजन है वो तो खुला चोरी है, ट्रू डायरेक्टली वायलेशन है और अनएथिकल है। एग्जांपल दे दो सर, 35AD में वो 14 बिजनेस होते हैं ना, वो 14 बिजनेस का आप बेनिफिट ले रहे हो पीजीबीपी में। ATC हो गया, ATD हो गया, आपका 10AA हो गया, HRA हो गया, ये सब एग्जांपल है बेसिकली। यहाँ पे क्या है, आप प्रॉफिट का शिफ्ट कर रहे हो, एक एंटरप्राइज शिफ्ट कर रहा है दूसरे बिजनेस पे या दूसरे पर्सन को अपने प्रॉफिट से, अपने एसेट्स, ताकि उसको इनकम मिले, तो ऐसा कुछ कर रहे हो। तो ये आपका ये जब कंसेप्ट में आपको रिवाइज कराऊंगा ना, गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, उसमें आपको एकदम अच्छे से अवॉइडेंस का मतलब पता चलेगा, एकदम खतरनाक खतरनाक एग्जांपल आएंगे। और एंटरप्राइज अगर इन्फ्लेट कर रहा है कोई एक्सपेंस, ये इसका एग्जांपल तो क्या है भाई, चोरी कर रहा है भाई, चोरी के क्या एग्जांपल होते हैं, कैसे भी चोरी की जा सकती है। एक्सेप्टेंस, क्या कानून में एक्सेप्टेंस है इसका, इसका तो पूरा जुडिशियरी सम्मान करता है टैक्स प्लानिंग का, भाई एक्सेप्टेड है। ये एक्सेप्टेड नहीं है, इसको हीनियस बोला गया, मतलब घिनौना बोला गया कि ये तुम घिनौना काम कर रहे हो जो टैक्स अवॉइडेंस का काम कर रहे हो ना। गवर्नमेंट चाहता है कि ऐसे चीजों को रोका जाए, कब किया जाए, इसके लिए ये लोग ने एक गार्ड लेके आए हैं, नया नया का नया नहीं है, 2-3 साल 4 साल हो गए पर गार्ड लेके आए। ये तो पूरा का पूरा प्रोहिबिटेड है, ये इलीगल है। फिर पेनल्टी वेनल्टी है भाई, टैक्स प्लानिंग के लिए तो कोई पेनल्टी होगी नहीं। इट मे रिजल्ट, जो अवॉइडेंस है वो क्या है, डिसरिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन डन टू अवॉइड टैक्स एंड मे और मे नॉट रिजल्ट इन पेनल्टी। हो भी सकता है पेनल्टी, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, पता तो चलना चाहिए, करेक्ट है। पर यहाँ पे तो 100% स्ट्रिंजेंट, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, मतलब जेल वगैरह आपके साथ हो सकती है। टाइम पीरियड क्या है, टैक्स प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक नेचर का होता है, ये भी फ्यूचरिस्टिक नेचर का होता है। ये क्या होता है, जब आपको मौका मिले आप टैक्स चोरी कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट मे भी कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि सबका ऑब्जेक्टिव तो सेम है। क्या ऑब्जेक्टिव है, टैक्स लायबिलिटी कम करना है, पर सबका तरीका क्या है, अलग अलग है। मेथड जो इन्वॉल्व होती है टैक्स प्लानिंग में वो उसको लॉ सपोर्ट करता है, पर बाकी लोगों को लॉ सपोर्ट नहीं करता। अब ये टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, थियरी क्वेश्चन है, बता देता हूं। आपका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो टैक्स प्लानिंग का क्या होगा, आपको टैक्स लायबिलिटी कम करना है। टैक्स प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होगा भाई, क्यों टैक्स प्लान करेंगे, क्योंकि टैक्स कम करना है, रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। सेकेंड, मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन। अगर आप टैक्स प्लानिंग करते हो प्रॉपरली, ATC ATD वगैरह में डिडक्शन लेते हो, तो जो आपका लिटिगेशन होने के चांसेस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके कानून के अंदर रह के आप वो काम कर रहे हो, कुछ उल्टा सुल्टा कर नहीं रहे, तो आपका लिटिगेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, अगर आप बैठ के यहाँ पे PPF में पैसा डाल रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी में से छूट मिलेगा, आपको डिडक्शन मिलेगा। और गवर्नमेंट को भी तो यहाँ पे जो PPF है उसमें पैसा आ जाएगा, ये पैसे को क्या कर सकती है और इकोनॉमी में लगा सकती है। तो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, चैनलाइजेशन, टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर के पास पैसा था उसको चैनलाइज कर दिया टू द वेरियस इन्वेस्टमेंट स्कीम, अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट स्कीम में। टू इज वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टैक्स प्लानिंग, जो कि टैक्स प्लानिंग का प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि टैक्स पेयर के पास से पैसा लेके उसको छूट दे देते हैं तो वो भी खुश हो जाएगा, और वो पैसा लेके ऐसी जगह पे डाल देते हैं जहां पे क्या मिलेगा, गवर्नमेंट को वो उसका फायदा मिल जाएगा। इट इज टू अटेंड टू ऑब्जेक्टिव, तीन ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है। सबसे पहले हार्नेस करना है रिसोर्सेज फॉर सोशल प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट, और सेकंड है जो टैक्स पेयर है उसको बर्डन ऑफ टैक्सेशन से छूट देना है, ठीक है। हेल्दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, वो पैसा आएगा तो इकोनॉमी में क्या होगा, ग्रोथ होगा। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा जैसे जैसे पैसा आएगा। ये सब भाई थियरी है, इस पे क्या पढ़ाने जैसा है, और रिवीजन के टाइम जब फुल क्लास होगा तब पढ़ाने जैसा है, रिवीजन के टाइम इसमें कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग, भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टैक्स प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है कि आपका टैक्स लायबिलिटी कम होगा, सबसे इंपॉर्टेंस तो यही है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस। पर इसके साथ कुछ और फैक्टर भी है जो कि देख लो।
टाइमिंग ये मतलब बोलते हैं ना, अभी मॉड्यूल बड़ा करना है, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, तो क्या डाले, तो कुछ तो डालना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा पर्सनली, मैं गलत हो सकता हूँ, इसमें कुछ हो नहीं है, पर ये वो सब चीजें डाली हुई है। टाइमिंग इज क्रूशियल फॉर क्लेमिंग डिडक्शन। भाई हाँ, वो प्रीवियस ईयर में ही अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपने असेसमेंट चल रहा है तब तक आपने कोई डिडक्शन नहीं किया, बाद में अपील में जाके बोलोगे कि भाई मुझे डिडक्शन दो, तो नहीं मिलेगा। ये पहले पॉइंट मिलेगा। दूसरा, टैक्स प्लानिंग है, ये सब में क्या करने का, 4-4 पॉइंट का हेडिंग पढ़ लेने का और एक बार अंदर का कंटेंट रीड कर लेने का। इससे ज्यादा भाई ये सब पढ़ोगे तो मेन कब पढ़ोगे, ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह कब पढ़ोगे अगर ये सब पढ़ोगे तो। टैक्स प्लानिंग एक्सरसाइज इज मोर रिलायबल। भाई छोड़ने का कुछ नहीं है, तो एकदम वो गांठ बांध के किधर रख लो, क्या पता कभी कहाँ से कुछ आ जाए। हर चीज का 2-2 4-4 पॉइंट याद करके रखने का कि भाई कुछ भी आए तो अपन छोड़े नहीं, बस वो वाली चीज है। टैक्स प्लानिंग एक्सरसाइज इज मोर रिलायबल। भाई ऑब्वियस सी बात है, रिलायबल है। एडिक्वेट टाइम फॉर टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि एडिक्वेट टाइम लेके टैक्स प्लानिंग की जाए। फिर एनेबल द बर्डन ऑफ टैक्सेस ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। एनेबल टू बियर बर्डन ऑफ टैक्सेस ड्यूरिंग द, अगर आप टैक्स प्लानिंग करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, मनी सेव इज मनी अर्न। अभी भाई ये पॉइंट ठीक है, मनी सेव इज मनी अर्न। फिर बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखो। आ सकता है, आएगा वो मुझे नहीं पता, आ सकता है। इंपॉर्टेंट चीज है, डाइवर्जन ऑफ इनकम वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम। दो कंसेप्ट दिए हुए हैं, एक है आप एप्लीकेशन कर रहे हो इनकम का, दूसरा है आप डाइवर्जन कर रहे हो इनकम का। डाइवर्जन और एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे लिखा है और बताया हुआ है। सबसे पहला, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। देखो ये एक मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, ये मिसेस ए है, ठीक है, इसकी वाइफ। इसका अभी छूटा छेड़ा हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है। ये एक मिस्टर सी है, ये जो आपका एग्जांपल दिया है उसकी बात करता हूँ। ये मिस्टर ए जो है ना, ये मिस्टर सी का जो आपका एम्प्लॉयर है, इसका एम्प्लॉय है, ठीक है। ये इसको 10,000 रुपये सैलरी देता है और इसको मिस्टर ए को, मिसेस ए को जो पहले इसकी वाइफ थी, उसको पर मंथ ₹5,000 क्या देना है, कंपेंसेशन देना है, करेक्ट है। तो ये क्या बोलता है मिस्टर ए कि भाई तू मुझे 5,000 दे दे और 5,000 क्या कर दे, मेरी वाइफ को दे दे। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या ये एप्लीकेशन ऑफ मनी है या फिर ये डाइवर्जन ऑफ मनी है। देखो डाइवर्जन ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि आपका मन, जो भी पैसा है वो क्या हो रहा है, सीधा डाइवर्ट हो रहा है किसी और के हाथ पे, तो वो आपके हाथ पे टैक्स नहीं लगेगा। पर एप्लीकेशन ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, वो पैसा आपका है, आपके हाथ में आया है, अभी आप वो पैसे को क्या कर रहे हो, किसी और को दे रहे हो। सिंपल है, किसी और को दे रहे हो तो वो आपके हाथ में भी टैक्सेबल होगा और उसके हाथ में भी इनकम मानी जाएगी। दिस इज अ केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मनी। ये जो ऊपर वाला केस जो मैंने बताया वो एग्जांपल लिखा हुआ है, ये क्या है, एप्लीकेशन का केस है एंड नॉट डाइवर्जन ऑफ इनकम। ये डाइवर्जन नहीं है, हेंस इट विल बी इंक्लूडेड इन अ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए। ये जो मिस्टर ए की टोटल इनकम में इंक्लूड होगा, बिकॉज दिस अमाउंट ऑफ ₹2,000 अपने एग्जाम्पल में 5,000 रुपया था, इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ मिस्टर ए टू पे मिसेस बी out of his income and not an income which Miss B had an overriding entitlement from Mr. C. Mr. C कौन था, एम्प्लॉयर था। ये जो आप पे कर रहे हो, जो आपका हस्बैंड वाइफ को पे कर रहा है, एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ को पे कर रहा है, वो आपका क्या है, ऑब्लिगेशन है कि आपको अपनी इनकम में से उसको पेमेंट करनी है। ये वर्ड याद रखना है यहाँ पे एप्लीकेशन वाले में। ओवर राइडिंग एंटाइटलमेंट में क्या करो, हाईलाइट करना है। ओवर राइडिंग एंटाइटलमेंट नहीं है मिस बी के पास कि आप सीधा का सीधा पैसा ले लो, आपको वो आदमी से पैसा लेना है, करेक्ट है। तो बिफोर अर्निंग अर्न बाय मिस्टर ए, इन अदर वर्ड दिस इज एन इनकम ऑफ मिस्टर ए विच इज अप्लाइड बाय हिम टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन एंड हैंस इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये मिस्टर ए के हाथ में पहले टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है, एबीसी एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें ए फादर है और बी और सी क्या है, उसके सन है, ये पार्टनर है। पार्टनरशिप फॉर्म में लिखा हुआ है कि जब मिस्टर ए चले जाएंगे तो बी और सी क्या करेंगे, बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, पर एक कंडीशन रहेगा कि जो भी पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉफिट रहेगा उसका 20% प्रॉफिट किसको मिलेगा, मिस डी को मिलेगा, जो कि ए की वाइफ थी, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर ए, वेदर दिस 20% जो डी को मिल रहा है, ये डाइवर्जन ऑफ इनकम है कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो है वो डाइवर्जन ऑफ इनकम है, क्योंकि अमाउंट शाल बी इंक्लूडेड इन द टोटल। तो ये अमाउंट जो है डाइवर्जन है और वो अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा टोटल इनकम ऑफ दिस फर्म,
क्यों नहीं होगा? इट इज डिडक्टेबल फ्रॉम इट्स टोटल इनकम, ठीक है। दिस इज बिकॉज द क्लॉज मेंशन इन पार्टनरशिप फॉर्म का डीड जो था, जो पार्टनरशिप फॉर्म का डीड था जिसमें जो क्लॉज मेंशन था, हैज गिवन द ओवरराइडिंग टाइटल ऑफ 20%। यहाँ पे ओवरराइडिंग टाइटल दिया हुआ था किसको? मिसेस डी को दिया हुआ था। एंड सच इनकम इज प्री कंडीशन फॉर द फर्म टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस। और ये अगर वो कंडीशन नहीं होता तो फर्म चलता ही नहीं, वो बीएनसी को पार्टनरशिप फर्म मिलता ही नहीं अगर ये कंडीशन वो लोग फुलफिल नहीं करते। तो ये जो था ओवरराइडिंग एंटाइटलमेंट दिया हुआ था किसको? मिसेस डी को, कि आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लिखा था कि अगर मिस्टर बी और मिस्टर सी को इतना पैसा मिलेगा तो वो इनकम में से उतना पैसा उसको जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। इन अदर वर्ड, दिस 20% प्रॉफिट रीचेस मिसेस डी बिफोर इट बिकम इनकम ऑफ द फर्म। मतलब फर्म की इनकम बनने से पहले ही ये किसको मिल रहा है? मिसेस डी को मिल रहा है। हैंस ये क्या है? डाइवर्जन है। इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन और डाइवर्जन अच्छे से कर देना। एसेंशियल ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का एसेंशियल क्या है? आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए टैक्स लॉ का। भाई अगर पता ही नहीं एटीसी एटीडी क्या होता है तो आप क्या करोगे? टैक्स प्लानिंग। सेकंड, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब सही सही चीजें डिस्क्लोज कर देनी है और फर्निश कर देनी है। ऐसा नहीं करना है कि कुछ छुपाना है, छुपाओगे तो पेनल्टी लगेगा 100% से लेकर 300% तक। प्लानिंग टू बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। आपको टैक्स इविजन, टैक्स अवॉइडेंस नहीं करना। अपने को क्या करना है? टैक्स प्लानिंग करनी है, कानून के अंदर रह के करनी है। कैपेबिलिटी टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव एंड अमेनेबल टू चेंज। अब प्लानिंग मॉडल जो होना चाहिए वो कैपेबल होना चाहिए कि जो आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो क्या कर सके? अटेंड कर सके, मतलब अचीव कर सके टू इट्स पॉसिबल फ्यूचर चेंजेस। All important area of corporate planning, whether related to strategic planning, project planning, operational planning, involving tax consideration for long-term or short-term management objective and policies, should be strictly scrutinized in a relative situation. ये ठीक है भाई, वही थियोरिटिकल पार्ट है। आपको क्या करना है? रीड करना है, 4 पॉइंट याद रख लेना, बाकी रीड कर देना। मुझे पर्सनली नहीं लगता, पर थियोरी आता है सीएस के एग्जाम में तो देखो अवॉइड कुछ नहीं करना है। अपने को जितना हो सके 4 पॉइंट सबके थियोरिटिकल याद रख लेना कि कुछ छूटे नहीं एग्जाम में। तो यहाँ पे 3 टाइप के टैक्स प्लानिंग बताई गई है। मुझे नहीं पता कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या है देखो। पहला है शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग और लॉन्ग रेंज टैक्स प्लानिंग। शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप हर साल क्या कर रहे हो? टैक्स प्लान कर रहे हो। हर साल आप देख रहे हो कहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं पैसा पैसे बचा सकता हूँ थ्रू टैक्स। और ये आप क्या कर रहे हो? शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब वो साल के लिए कर रहे हो। शॉर्ट रेंज प्लानिंग रिफर्स टू ईयर प्लानिंग कर रहे हो, किस लिए? टू अचीव सम स्पेसिफिक और लिमिटेड ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल है इंडिविजुअल असेसी है जिसका इनकम लाइकली टू रजिस्टर अनयूजुअल ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर ईयर, उसका अचानक से इनकम बढ़ गया एज कम्पेयर टू पिछले साल। मे प्लान टू सब्सक्राइब पीपीएफ में पैसा डालने की सोच रहा है, एनएससी में पैसा डालने की सोच रहा है, ताकि उसको क्या मिले? सब्सटेंशियल टैक्स बेनिफिट मिल जाए। मतलब आप क्या कर रहे हो? शॉर्ट टाइम के लिए आपका पैसा बढ़ गया तो आप क्या कर रहे हो? पैसा डालने की सोच रहे हो। लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग क्या बोलता है कि आप क्या कर रहे हो? फ्यूचर एस्पेक्ट देख के क्या कर रहे हो? अभी पैसा कहीं पे डाल रहे हो या जो भी कर रहे हो, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से क्या कर रहे हो? टैक्स प्लानिंग करो। यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ है? एक फादर है जिसका एक बेटा है, अभी माइनर है, तो उसने क्या किया? अभी ही अपने बेटे के नाम पे अपने शेयर वगैरह ट्रांसफर कर दिए। अभी उसके हाथ में क्लब हो रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको पता है जैसे ही ये माइनर से मेजर हो जाएगा, वो जो शेयर के ऊपर जो भी बोनस वगैरह मिलेगा वो मेरे हाथ में कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? सब उसके हाथ में हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग। सेकंड है परमिसिव टैक्स प्लानिंग। परमिसिव का मतलब क्या है? जो भी परमिसिबल डिडक्शन, बेनिफिट, एग्जम्पशन वगैरह जो भी कानून में दिए हुए हैं आप वो ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपना टैक्स बचाना चाहते हो। थर्ड पॉइंट है पर्पसिव टैक्स प्लानिंग। पर्पसिव टैक्स प्लानिंग का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या कर रहे हो? टैक्स को प्लान कर रहे हो। यहाँ पे आप जनरली नहीं, कोई एक स्पेसिफिक पर्पस देख रहे हो जिससे आप क्या करो? करेक्ट सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट करके, या फिर आप सुटेबल प्लान ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ असेट के थ्रू क्या करो? टैक्स बचाना चाहते हो, या फिर रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज करके टैक्स बचाना चाहते हो, या फिर अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई वगैरह करके आप क्या करना चाहते हो? टैक्स बचाना चाहते हो। परमिसिव टैक्स प्लानिंग है, उसको सैंक्शन मिला हुआ है स्पेसिफिकली किससे? कानून से, स्टैच्यू से। हाउएवर परमिसिव का मतलब क्या है? जो परमिसिबल है कानून के अंदर, बट जो पर्पसिव है, मतलब जो आप अपने पर्पस से टैक्स प्लानिंग कर रहे हो, उसका ऐसा कोई सैंक्शन नहीं दिया है। एग्जाम्पल क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है 60 to 64। एरियाज ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का भी अपने को मुद्दा देखना है, मतलब जो कंपनीज के रिलेटेड टैक्स प्लानिंग होता है ना, उसकी बात हो रही है। ये सब तरीके हैं
अलग अलग एस्पेक्ट है जिसके आपके थ्रू क्या कर सकते हो, टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी है तो कैसे टैक्स प्लानिंग होगी, आपका लोकेशन क्या है उससे कैसे टैक्स प्लानिंग होगी, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है उसकी वजह से कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो वैसे कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। ये जो ऊपर पॉइंट्स दिए हैं उसका इन डिटेल आगे क्या दिया हुआ है, एनालिसिस दिया हुआ है। तो सबसे पहले फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कंपनी हो तो आप कैसे कैसे एक्स्ट्रा टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, या कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन आपके ऊपर अप्लाई होंगे जो दूसरों के ऊपर नहीं होंगे। सबसे पहले जो आपके मैनेजिंग पर्सन है, जो मैं एमडी वगैरह है, उसका रेम्यूनरेशन क्या हो जाएगा, डिडक्शन के तौर पे मिल जाएगा, मतलब पीएनएल के डेबिट में मिल जाएगा। क्लबिंग प्रोविजन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। नहीं तो क्या होता है, एक फैमिली वाले समझो मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो वो अगर असेट ट्रांसफर कर देता है तो क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाता है। पर कंपनीज के केस में भले ही फैमिली वाले ही क्या कर रहे हैं, एक कंपनी चला रहे हैं, पर कंपनी के केस में क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगता। कंसेशनल टैक्स रेट सेक्शन 115BAA वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब में, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्या होता है अच्छे से उसमें समझाया हुआ है 10-12 मिनट में। 115BAB ये सब क्या है, कंसेशनल टैक्स रेट दिया हुआ है किसको, कंपनीज को, जो कि सिर्फ कंपनी को मिलता है। कुछ बेनिफिट सिर्फ कंपनी को मिलते हैं, जैसे कि सेक्शन 32AC पीजीबीपी, 33AC पीजीबीपी, 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पीजीबीपी, 36 पीजीबीपी। ठीक है, पीजीबीपी के कुछ स्पेसिफिक सेक्शन है, कंसेशन है, अलाउंस है, जो सिर्फ किसको मिल रहे हैं, कंपनी को मिल रहे हैं। कुछ शेयर्स, जो कंपनी के शेयर है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अगर 12 महीने से ज्यादा शेयर को होल्ड करता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और उसमें बहुत सारे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो कंपनी बनाते हो तो पैसा लेना, मतलब आपके पास पैसा आना इजी हो जाता है क्योंकि सामने वाले के लिए बेनिफिट होता है। तो शेयर्स इन अ कंपनी इज अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट। अगर मैं कोई कंपनी का शेयर खरीदना चाहूंगा तो मेरे लिए वो क्या है, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर लेता हूं तो क्या माना जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा, सिंपल है। फिर टैक्स लाइबिलिटी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो जाएगा कि कंसिडरेशन होता है कि आपको कौन सा बिजनेस का फॉर्म बनाना है, मतलब कंपनी बनाना है, पार्टनरशिप फॉर्म बनाना है, सोल प्रोप्राइटर बनाना है, जो भी। पर इन सम सर्कमस्टेंसेस ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो आप कंपनी ही बनाना चाहोगे क्योंकि दूसरा फंड भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। पर अगर आपका कोई बिजनेस रिटेल है या छोटा बिजनेस है तो आप कंपनी में नहीं जाना चाहोगे, भले ही कुछ भी टैक्स बेनिफिट मिलता हो, बिकॉज आपका बिजनेस ही छोटा है। तो भाई या तो आप सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में रहना चाहोगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एग्जाम के लिए, भाई पता नहीं। फिर बाद में लिखा हुआ है नो लिमिटेशन विद रिगार्ड टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कंपनी के लिए देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि देखो दो टाइप की कंपनी होती है, वैसे तो बहुत टाइप की होती है, अगले चैप्टर में देखेंगे। पर यहाँ पे लिखा हुआ है जो कंपनी होती है, एक होती है क्लोजली हेल्ड कंपनी, एक होती है वाइडली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनी, क्लोजली ना मतलब बंद है, जिसपे पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसी कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनी जिसपे पब्लिक जो है वो सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, उसको क्लोजली हेल्ड कंपनी बोला जाता है। ठीक है, देयर आर अ सर्टेन कंपनीज जिसमें कंपनी में क्या होता है, क्लोजली हेल्ड कंपनी में बेनिफिट कम होते हैं, वाइडली हेल्ड कंपनी में क्या होते हैं, बेनिफिट ज्यादा होते हैं। जैसे पहला है जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है। अगर आप क्लोजली हेल्ड कंपनी हो तो आपके ऊपर सेक्शन 79 लग जाएगा, जिसपे अगर आपका ये साल का लॉस है, आपको 4 साल बाद क्लेम करना है तो 51% ऑफ शेयर होल्डर क्या होने चाहिए, उनका वोटिंग राइट वो सब सेम होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप वो लॉस का क्या कर नहीं सकते, बाद में कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ नहीं कर सकते। पर अगर वाइडली हेड कंपनी हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अमेंडमेंट आया है कि अगर आपके ये सेक्शन में आया है 79 में, आपके सिलेबस में है कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे लिखा है तो मैं बता देता हूँ। अगर आपका इंसॉल्वेंसी एंड वो बैंक्रप्सी का कोई प्रोसीडिंग चल रहा है आईबीसी में, तो फिर आप भले ही आप क्लोजली हेल्ड कंपनी हो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, वो बेनिफिट मिल जाएगा कैरी फॉरवर्ड करने का। और उसका एक्सेप्शन क्या है, कोई स्टार्टअप कंपनी है जो सेक्शन 80IAC में मेंशन है, 80IAC में आपको डिडक्शन मिलता है कोई भी 3 साल 100% ऑफ प्रॉफिट अगर आप स्टार्टअप कंपनी हो, तो उसके केस में सेक्शन 79 नहीं लगेगा। फिर अगर आप कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी से वाइडली हेल्ड कंपनी में बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हो तो ये केस में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर आप कोई कंपनी को एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, आपका एक्टिविटी क्या है, चैरिटेबल एक्टिविटी है, तो सेक्शन 8 कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर सेक्शन 25 कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 1956 में आप क्या करते हो, रजिस्टर कर देते हो अपनी कंपनी को। ठीक है, तो आप जो ट्रस्ट के बेनिफिट मिलते हैं जो इनकम टैक्स में सेक्शन 11 में, वो आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का
ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके ऊपर आपको क्या मिल सकता है, टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। ये सब जो पार्ट अभी हम लोग देख रहे हैं ना कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग वाला, ये आपका जो स्कैनर है उसमें नहीं दिया है। मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, फटाफट फटाफट वे में आपको चीजें बता रहा हूँ ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो 4-5 पॉइंट आप लिख सके। पर्पस वही है, तो ये आपको हेल्प कर सकेगा। लोकेशन ऑफ बिजनेस एस्पेक्ट, पहला क्या, ऑर्गेनाइजेशन आपका कंपनी है तो आप कैसे बेनिफिट ले सकते हो। अभी अगर आपका बिजनेस लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला ये अभी एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि नॉट अलाउड विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 12-13 AY के बाद ये मिलना ही बंद हो गया। अभी तो 21-22 चल रहा है। 10A करके एक सेक्शन हुआ करता था, अगर FTZ फ्री ट्रेड जोन में अगर बिजनेस खोलते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। ये अभी मिलता है 10AA में। अगर आप SEZ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप क्या करते हो, अपना बिजनेस खोलते हो मैन्युफैक्चरिंग का या सर्विसेज देने का, तो आपको 15 साल डिडक्शन मिलेगा। फर्स्ट 5 ईयर 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, फिर अगले 5 साल 50%, उसके अगले साल 50% और रिजर्व विच एवर इज लोअर। अपने को कुछ देखना नहीं है। ये भी फिर 10B वाला भी नॉट अलाउड विथ इफेक्ट फ्रॉम AY 12-13 हो गया। फिर अगर आप SEZ में जाके डेवलपर बन जाते हो तो आपको ATIAB में, मतलब SEZ का डेवलपर बन जाते हो तो आपको ATIAB में क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब अगर आप SEZ में जाते हो, लोकेशन है ना, अगर वो लोकेशन में जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे हम सीख क्या रहे हैं, अगर आप कंपनी हो तो आप कैसे टैक्स प्लानिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आप वहां पे जाके बिजनेस खोल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। फिर अगर आप क्या करते हो, आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग खोलते हो, कहाँ पे, कुछ बैकवर्ड स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में जाके, जो भी मेंशन रहेंगे वहां पे अगर आप जाके खोलते हो तो आपको ATIB में डिडक्शन मिल जाएगा। ATIC में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहाँ खोलते हो, कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में खोलते हो तो आपको इसमें से बहुत सारे ऐसे सेक्शन है ATID वगैरह जिनका सनसेट क्लॉज आ चुका है, मतलब वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। किसी ने पहले ले लिए रहेंगे तो उनके लिए 15 साल तक का एग्जम्पशन डिडक्शन मिल रहा है, तो अभी भी मिल रहा है। वैसे अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाके बिजनेस खोलते हो तो ATI में डिडक्शन मिलेगा। फिर आप अगर ये वाले ABCT, आंध्र प्रदेश, बिहार, C यानी वेस्ट बंगाल, कोलकाता होता है ना वेस्ट बंगाल, T यानी तेलंगाना, यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो, असेट वगैरह लोगे तो आपको डेप्रिसिएशन 15% ज्यादा मिलेगा। पर ये भी अभी ये एप्लीकेबल है नहीं। मतलब मेजोरिटी ऑफ चीजें तो एक्चुअली अभी ये गवर्नमेंट जो बची कुछ चीजें है वो भी हटा देगी, पर अभी तक कुछ है तो बोला हुआ है कि अगर आप ये चीजें करते हो जाके कहीं पे ये लोकेशन में बिजनेस खोलते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फिर आपका बिजनेस का लोकेशन क्या है, अभी आपका बिजनेस का नेचर क्या है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये 10AA का बेनिफिट आप मिलेगा अगर आप SEZ में बिजनेस खोलते हो। आपका टी डेवलपमेंट का बिजनेस है, कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट का बिजनेस है तो आपको 33AB में डिडक्शन मिलेगा। PGBP का साइट रिस्टोरेशन फंड है तो 33ABA में डिडक्शन मिलेगा। अगर आपके स्पेसिफाइड बिजनेस है, 14 बिजनेस होते हैं जिसमें 100% ऑफ डिडक्शन मिलता है 35AD में। अगर आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का खर्चा किया है तो आपको 35D में डिडक्शन मिलेगा, 5 साल तक अमोर्टाइजेशन होगा। अगर आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हो मिनरल का तो 35E में डिडक्शन मिलेगा। अगर आपका कोई बैंक वगैरह हो और आपने कोई स्पेशल रिजर्व में पैसा डाला है तो आपको सेक्शन 36 में डिडक्शन मिलेगा। आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने जस्ट 5-6 एग्जाम्पल बता दिए, उतना लिख दो। अगर पूछ ले कि भाई ऐसे केस में कौन कौन से बिजनेस को एग्जम्पशन मिलता है, टैक्स प्लानिंग की जा सकती है, तो 4-5 नाम अपने को पता होने चाहिए कि ऐसा भी ना हो कि कुछ पता ही नहीं है। तो 4-5 नाम पता है फिर ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्स प्लानिंग विद रिस्पेक्ट टू सेटिंग अप एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल चीजें लिखी है कि आपका सेटिंग अप जो होता है बिजनेस का वो अलग टाइम पे होता है और बिजनेस का कमेंसमेंट अलग टाइम पे होता है। आपको ध्यान क्या देना है हमेशा कि आप अपना बिजनेस सेटअप कब कर रहे हो, क्योंकि वहां से आपके खर्चे वगैरह का आपको क्या मिलना चालू हो जाएगा, डिडक्शन चालू हो जाएगा। पढ़ते हैं, सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस within the scope of act is a particular point to be considered for the purpose of tax planning। जब आप सेटअप करते हो वो आपका पॉइंट माना जाता है जहां से आप क्या करो, टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कमेंसमेंट से, ये अलग है। द कंपनी में इंक्लूड सर्टेन एक्सपेंडिचर, कुछ आप रेवेन्यू खर्चे कर रहे हो। इसका मैंने ये जो पैराग्राफ लिखा है इसको नीचे एक्सप्लेन कर दिया। ये देखो यहाँ पे आप ये डेट पे आपने क्या किया, बिजनेस सेटअप किया, ये डेट पे आपने क्या किया, बिजनेस कमेंस किया। सेटअप अब यहाँ पे कर दिया है, कमेंस कब कर रहे हो यहाँ पे करो। तो सेटअप से पहले कोई रेवेन्यू खर्चा कर रहे हो जो बिजनेस के लिए तो वो इनएडमिसिबल होगा, मतलब वो आपको अलाउड नहीं होगा। पर सेटिंग अप के बाद बट कमेंसमेंट से पहले अगर कोई खर्चा करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो खर्चा अलाउड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं, अगर आप टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो तो क्या करो, आप एक सिंपल सा काम करो कि जितना जल्दी हो सकता है बिजनेस को क्या करो, सेटअप करो।
फ्रॉम द डिसीजन, एक ये केस लॉ था एक सेकेंड, वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट का, और एक ये रामा राजू सर्जिकल। याद करना है कि नहीं मुझे नहीं पता, आपको करना है कर लो, हो सकता है तो कर लो, नहीं हो सकता है तो टेंशन में मत आओ भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, जो आपका बिजनेस है वो सेटअप कब माना जाएगा, जब वो रेडी हो जाएगा कि वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस दिन एक्चुअली प्रोडक्शन स्टार्ट होगा वही दिन आपका क्या माना जाएगा, बिजनेस सेटअप हुआ। बिजनेस सेटअप उस दिन मान लिया जाएगा जिस दिन वो तैयार है कि भाई ये कर सकता है काम, उस दिन क्या मान लिया जाएगा, वो मान लिया जाएगा कि बिजनेस आपका क्या है, सेटअप है। It has been well settled that business is set up as soon as it is ready to commence production। जब वो रेडी हो जाता है प्रोडक्शन के लिए उस दिन मान लिया जाएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट एक सौराष्ट्र सीमेंट का केस लॉ है जो क्या बोलता है, द बिजनेस वुड कमेंस व्हेन द एक्टिविटी इन विच इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम एंड विच इज नेसेसरी टू प्रिसीड ऑल द एक्टिविटीज स्टार्टेड। मतलब बिजनेस कब माना जाएगा, कमेंस हो रहा है, ऊपर क्या बताया, सेटअप कब होगा वो केस लॉ में। कमेंस कब माना जाएगा, जब उसका ऐसा टाइम आएगा जब उसके लिए जो भी जरूरी चीजें जितने भी है वो सब उसके पास आ जाएगी। ऐसा टाइम जब जितने भी जरूरी चीजें हैं, ऑल अदर एक्टिविटी जब स्टार्ट हो जाएगी, तो वो ऐसा टाइम आपका क्या माना जाएगा, बिजनेस कमेंसमेंट का। यहाँ पे फिर एक केस लॉ और है, कौन सा, मॉड इंडस्ट्री का। ये बेसिकली आपको इंस्टीट्यूट क्या कराना चाहता है, आपको एकदम एक्सपर्ट गाइडेंस, एक्सपर्ट नॉलेज देना चाहता है, जिससे आप क्या कर सको, एक्सेल कर सको। अगर कोई आपके पास क्लाइंट वगैरह आता है कि नहीं आता है, ऑब्वियसली आएगा, तो उसके बारे में क्या बताना चाहता है कि आपके ऐसे सिचुएशन आते हैं। तो अभी आपको इतने सारे केस लॉ पढ़ा दिए कि आपको पता है, थोड़ा बहुत तो आइडिया रहेगा ना, फिर वापस पढ़ लोगे आप। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप फॉरेन टूर का कोई खर्चा करते हो, ये केस लॉ में कौन करता है, चेयरमैन करता है अपने बिजनेस के सेटअप के लिए, 2 नई फैक्ट्री के लिए। वो केस लॉ का पर्टिकुलर कोई केस रहेगा कि जो चेयरमैन है वो क्या करना चाहता है, 2 नया फैक्ट्री खोलना चाहता है, जिसके लिए फॉरेन टूर करता है, उसका खर्चा पीएनएल में डालेगा तो अलाउड नहीं होगा सेक्शन 37 में। फिर बात करें एक और केस लॉ में क्या बोला गया है, बोला गया है कि बिजनेस कमेंस है कि नहीं है, ये पता कैसे चलेगा, वेदर बिजनेस हैज कमेंस और नॉट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। यही एक सवाल है कि भाई बिजनेस कमेंस हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले बोल दिया जो सेटिंग अप है बिजनेस का और कमेंसमेंट है बिजनेस का, ये दोनों अलग अलग चीज है, ये एक चीज नहीं है, जो कि मैंने ऊपर आपको बता दिया। वेयर द बिजनेस कंसिस्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस कोर्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ऑल द एक्टिविटी विच गो मेकअप द बिजनेस नीड नॉट स्टार्टेड साइमल्टेनियसली। जरूरी नहीं है ना जितने भी एक्टिविटी है सब एक साथ स्टार्ट होगी तब बिजनेस सेटअप होगा। एज सुन एज, जब एसेंशियल एक्टिविटी जो कि एकदम जरूरी एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है, तो आपका क्या मान लिया जाएगा, बिजनेस कमेंस हो चुका है। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट, ये हेल्ड किया गया, मतलब ये केस लो में जजमेंट दिया गया दैट सिंस द बिजनेस हैड नॉट कमेंस, अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जो अभी ये क्या है, वो केस लॉ के पर्टिकुलर फैक्ट देती है, अपने को पता ही नहीं केस में क्या हुआ था, ये लोग ने सिर्फ ज्ञान यहाँ पे क्या किया है, लिख दिया। उस केस में कुछ इंटरेस्ट वगैरह का रिलेटेड, जो इंटरेस्ट का खर्चा वगैरह रहेगा, इंटरेस्ट का इनकम वगैरह रहेगा, उसके रिलेटेड कुछ केस लॉ था। तो जो उसका इंटरेस्ट का इनकम था वो उसका बिजनेस इनकम नहीं माना जाएगा। अपने को फैक्ट ही नहीं पता है तो अपन क्या अभी जजमेंट दे इसमें, मतलब क्या समझा है, कुछ फैक्ट तो ऊपर लिखा नहीं है। फिर बात करें इनकम पेंडिंग सेटिंग अप, इनकम पेंडिंग सेटिंग अप फॉर बिजनेस। आपने क्या किया, ऊपर केस पे आओ एक बार, ये वाले एग्जांपल पे आओ। आपका बिजनेस यहाँ पे सेटअप हुआ है, करेक्ट है। इससे पहले ये सेटअप होने में कुछ तो टाइम लगेगा, 1-2 साल लगेंगे, करेक्ट है। तो इससे पहले क्या हुआ, आपने फंड तो रेस कर लिया था ना। मैं समझो कोई स्टार्टअप को खड़े कर रहा हूँ, मैंने कहीं से फंड रेस कर दिया, अभी तक बिजनेस सेटअप नहीं हुआ, वो पैसा ऐसे ही पड़ा है। तो मैं क्या सोचता हूँ, ये पैसे को क्या करता हूँ, मैं कहीं पे जाके इन्वेस्ट कर देता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, सीधा बात है, एफडी कुछ नहीं तो एफडी पे 8% का इंटरेस्ट तो आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो उस पे से आपको इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट से इनकम आएगा, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, आईएफओएस में टैक्स लगाएंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे। बट जो आप ये खर्चे कर रहे हो, ये खर्चे का हम आपको क्या देंगे, डिडक्शन नहीं देंगे। तो बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा लॉस हो जाएगा कि भाई यहाँ पे आपको टैक्स तो लग रहा है पर आपका कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिल रहा है। और फिर आगे एक रेफरेंस दिया है वही पॉइंट में, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का, कि अगर कोई खर्चा आपको एज अ डिडक्शन अलाउड नहीं होगा तो वो लॉस भी आप क्या नहीं कर सकते, आगे कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं कर सकते। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। तो अगर कोई खर्चा अलाउड नहीं है तो उसको आप लॉस भी कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो आगे पॉइंट लिखा है कि बिजनेसमैन को जितना जल्दी हो सके बिजनेस अपना सेटअप करना चाहिए, ताकि उसका लॉस जो भी है वो आगे क्या कर सके, वो कैरी फॉरवर्ड कर सके। ये लाइन से यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने अभी ज्ञान दिया वही लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ और ज्ञान दिया है, मेजर ऑफ टैक्स प्लानिंग इन रिलेशन
टू सेटिंग अप एंड कमेंसमेंट। सेटिंग अप एंड कमेंसमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, मेजर क्या ले सकते हो टैक्स प्लानिंग के रिलेटेड। तो सबसे पहले बोला है कि जितना जल्दी हो सकता है अपना बिजनेस सेटअप कर लो, क्योंकि सीधे सीधी बात है ना, आपका इनकम जो भी होगा वो टैक्स लगाएंगे, जो खर्चा हो रहा है उसका ना डिडक्शन मिल रहा है, ना लॉस मिल रहा है, ना अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मिल रहा है, कुछ नहीं, आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, टैक्स हॉलिडे का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस का बेनिफिट ये वैसे भी अभी नहीं मिलता भाई, पुराना मॉड्यूल है 3280 करके एक सेक्शन होता था जो डिलीट हो गया ये फाइनेंशियल ईयर से। कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, जितना जल्दी हो सकता है भाई बिजनेस स्टार्ट कर दो। फिर क्या बोला है, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू इन नेचर एंड इनकर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस। आपको क्या करना है, जितना हो सकता है बिजनेस रेवेन्यू नेचर में करना है और बिजनेस के रिलेटेड ही करना है। सेक्शन 37 बोलता है, सेक्शन 37 तीन चीजें बोलता है, अगर आपका जो खर्चा कर रहे हो वो बिजनेस के रिलेटेड है, सेकंड अगर जो आप खर्चा कर रहे हो वो लीगल है, और वो आपका जो खर्चा है वो रेवेन्यू नेचर का है, तो आपको का अलाउड होगा। इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, वो खर्चा अलाउड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वही बोला है कि ये नेचर का खर्चा होना चाहिए। फिर आपको ये देखना है कि बहुत सारे टैक्स हॉलीडे आपको मिलते हैं जब आपका बिजनेस कमेंस होता है, जैसे 10AA मिलता है, फिर एक 80JAA का भी बेनिफिट अभी आपको मिलता है कि आप जितने नए एम्प्लॉय को भर्ती करते हो उसके ऊपर आपको डिडक्शन 30% का मिल जाता है। तो यही सब आपको ध्यान रखना है कि कौन से कमेंसमेंट पे आपको डिडक्शन मिल रहे हैं, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर जो कर रहे हो वो भी कभी कभी अलाउड होता है, जैसे सेक्शन 35 में अलाउड होता है रिसर्च एक्सपेंस। अगर आप एक कंपनी हो और आप बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो आप 3 साल पहले के भी जो खर्चे करते हो, 3 साल पहले के भी जो खर्चे करते हो, मैन्युफैक्चरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो, दोनों चलेगा, तो पिछले 3 साल के खर्चों का भी आपको कुछ कुछ चीज़ों का डिडक्शन मिल जाता है। तो वही बोलना चाहता है यहाँ पे, तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जैसे कि अमालगमेशन, जैसे कि डीमर्जर, जैसे कि आपके रिकंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं, रिवर्स मर्जर होता है, वो केस में क्या होगा, तो चैप्टर 22 में डिटेल में सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा भाई, टेंशन सिखाऊंगा, मैं रिवाइज कराऊंगा, टेंशन मत लेना। फिर बात करते हैं टैक्स प्लानिंग इन रिलेशन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं टैक्स प्लानिंग इन रिलेशन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। 4 हो गए, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बिजनेस कहाँ पे खोल रहे हो, बिजनेस का लोकेशन क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, ये सब चीजें देखिए। और इससे पहले क्या देखा था, एक और चीज देखी थी ना, ये तो है टैक्स प्लानिंग इन रिलेशन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन, जो हम लोग ने देखा। उसमें क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, 4-5 पॉइंट सिंपल सिंपल दिए हुए हैं कि अगर आप क्या करते हो, डिबेंचर या डिपॉजिट को इश्यू करते हो, मतलब या तो आप पब्लिक से फाइनेंस लेते हो डिबेंचर डिपॉजिट इश्यू करके, या फिर आप लोन वगैरह लेते हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आप ले रहे हो उसके रिलेटेड जो पेमेंट कर रहे हो, तो आपको प्लान करना है, शुड प्लान दैट जो एक्सपेंस आप इनकर कर रहे हो वो आप सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के बाद करो, ताकि आपको क्या मिले, वो खर्चे का आपको डिडक्शन मिल जाए। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, अगर आप कोई फिक्स असेट एक्वायर करते हो, जैसे कि खरीद रहे हो, जैसे बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, कोई भी फिक्स असेट जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज होता है, ऐसा कोई असेट खरीद रहे हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आपको क्या कर लेना है, कैपिटलाइज कर लेना है। समझो फिक्स असेट का कॉस्ट 10 लाख था और इंटरेस्ट आपने ये साल 50,000 पे किया, तो ये 10 लाख में 50,000 भी आपको क्या कर देना है, एडबैक कर देना है, अगर आपका बिजनेस जो है वो सेटिंग अप नहीं हुआ है। द इंटरेस्ट पेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन बट आफ्टर द सेटिंग अप, मतलब सेटिंग अप सेटअप हो चुका है, मैंने सॉरी पहले बोल दिया, सेटअप तो हो चुका है पर कमेंसमेंट नहीं हुआ, उसके बीच में अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है तो आप वो क्या कर लो, कैपिटलाइज कर लो। अगर बाद में बिजनेस कमेंस होने के बाद में कोई इंटरेस्ट पे करते हो तो वो तो सीधा आपको पीएनएल के डेबिट में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं यूज ऑफ बोरोइंग टू फाइनेंस द परचेस ऑफ फिक्स असेट। आपको क्या करना है, अगर फिक्स असेट परचेस करने हैं तो हमेशा बोरोइंग के थ्रू करो। उसका फायदा क्या होगा, जो इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट करोगे उसका टैक्स में क्या बेनिफिट मिलेगा, वो कैपिटलाइज हो जाएगा, और अगर कैपिटलाइज होगा तो आपको क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा। कैपिटलाइज का फायदा क्या है, जो मैंने ऊपर बोला 10 लाख का असेट था, 50,000 का एक्सपेंस था, इंटरेस्ट था जो कैपिटलाइज हुआ था, तो 10.50 आपका क्या बन गया, कॉस्ट बन गया। तो अभी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपको हर साल मिलता रहेगा। द कंपनी शुड ऑल्सो प्लान द ऑप्टिमम यूज ऑफ शेयर कैपिटल एंड द बोरोड फंड। ऑप्टिमम यूज आपको करना है, नोट क्या रखना है, बोरोइंग शुड बी यूटिलाइज as far as possible for the acquisition and installation of asset। आपको बोरोइंग को क्या यूज करना है, किसके लिए, एक्विजिशन और इंस्टॉलेशन के लिए, असेट के लिए, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, जिससे फायदा क्या होगा, जो आपका इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, और आपको उसकी वजह से डेप्रिसिएशन का क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। बाद में बात करते हैं परचेस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट फ्रॉम बोरोइंग्स और ऑन हायर। आपको अगर कोई डेप्रिशिएबल असेट खरीदना है, या तो बोरोइंग से खरीदो या हायर से खरीदो। बोरोइंग का फायदा क्या है, ऊपर बता दिया, इंटरेस्ट
शेयर्स आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। हायरिंग का फायदा क्या है, अगर आप क्या करते हो हायर परचेज के बेसिस पे, मतलब उधार लेते हो, या फिर आप हायर परचेज बेसिस इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लेते हो, या फिर उधार लेते हो, लीज पे लेते हो, तो जो आप हायरिंग चार्जेस पे करोगे उसको आप क्या कर सकते हो, पीएनएल के डेबिट में डाल सकते हो। तो ये एक टैक्स प्लानिंग हो सकता है। फिर यहाँ पे लिखा है कि आपने टेकिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस, कैपिटल और बोरोइंग, द कंपैरिजन किया है प्री कमेंसमेंट पीरियड और पोस्ट कमेंसमेंट पीरियड। ये आपका समझो कमेंसमेंट है, उससे पहले वाला पीरियड और उसके बाद वाला पीरियड कोई सेम एक्सपेंस है, पहले उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, बाद में क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके बारे में बात की। सबसे पहले डिविडेंड। डिविडेंड आपका पीएनएल में डेबिट करने नहीं देते, प्री हो पोस्ट हो, क्योंकि भाई इंडिया में ये माना जाता है ये अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रॉपर प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट किया है, ना कि आपने कोई खर्चा किया है। सेकंड, इंटरेस्ट। जो पहले का इंटरेस्ट है प्री कमेंसमेंट वाला, वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। बाद वाला तो सीधा सीधा आप पीएनएल में ले सकते हो। फिर अगर आप क्या कर रहे हो, कोई कॉस्ट ऑफ रेजिंग फिनांस, फिनांस को रेज करने के लिए, मतलब पैसा बिजनेस में लाने के लिए कोई खर्चा कर रहे हो, तो प्री कमेंसमेंट क्या हो जाएगा आपका 35D में, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माना जाएगा, और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपका उसको क्या मिलेगा, आपको डिडक्शन मिलेगा, पर उसमें जो लिमिट है सेक्शन में उस हिसाब से मिलेगा। बट अगर आप पोस्ट कमेंसमेंट, बिजनेस कमेंस होने के बाद कोई खर्चा करते हो, तो आपको पीएनएल के डेबिट में मिल जाएगा। और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड इन केस ऑफ प्री कमेंसमेंट पीरियड इज कैपिटलाइज, एंड इन केस ऑफ जो आपने ये क्या था, रेजिंग फंड, मतलब जो पैसा अंदर आ रहा है उसके लिए आपने क्या किया, कुछ खर्चा किया। अगर आप कुछ बोरो कर रहे हो, उधार ले रहे हो, उसके रिलेटेड कुछ खर्चा कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, प्री कमेंसमेंट कैपिटलाइज हो जाएगा, और पोस्ट कमेंसमेंट क्या हो जाएगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप कोई एसेट को परचेस करते हो या फिर लीज पे लेते हो, तो आपका डिफरेंस क्या है वो बताना है। तो डेप्रिसिएशन जो है परचेस के टाइम पे आपको मिलेगा, लीज के टाइम पे नहीं मिलेगा, और ऑब्वियस सी बात है। फिर बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट अलाउड होगा। मतलब कौन कौन सा ये जो एसेट है उसके रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा। सबसे पहले इंश्योरेंस प्रीमियम, करंट रिपेयर, ये सेक्शन 31 में अलाउड हो जाएगा। सेक्शन 31 में अलाउड होगा। देखो 28 चार्जिंग सेक्शन है पीजीबीपी का, 29 बोलता है आगे आने वाले खर्चे जो 30 से लेके 38 है ये कर दो, आपका क्या बन जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। सो सेक्शन 29 ये बोलता है जो 30 है वो प्लांट एंड मशीनरी के रिलेटेड ये सब खर्चे के डिडक्शन देता है, और 31 जो है वो आपका 30 बिल्डिंग के रिलेटेड देता है, और 31 प्लांट एंड मशीनरी के और फर्नीचर के रिलेटेड देता है। 32 आपका डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 31 में आपका जो भी प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर वगैरह, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम, करंट रिपेयर का खर्चा अलाउड हो जाएगा। और आगे सेक्शन 36 एक है, उसमें आपको इंटरेस्ट का खर्चा भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लीज रेंटल मिल जाएंगे सेक्शन 37 में। अभी सेक्शन नहीं पता थे, पीजीबीपी का सेक्शन है, आपके सिलेबस में है नहीं, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है नहीं पता होगा, फिर मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं पता। ये सब पीजीबीपी के सेक्शन है बेसिकली। और सेक्शन 31 रिपेयर, जो आपको यहाँ पे भी सेक्शन 31 था, आपको रिपेयर तो मिल ही जाएगा अगर रेवेन्यू रिपेयर कराते हो। स्टेटस क्या रहेगा, ये आपका खुद का असेट है तो आप इसको मॉर्गेज वगैरह करा सकते हो, ये लीज असेट है तो आप मॉर्गेज नहीं करा सकते। फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सम दिया है जो आप सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट आते हैं टैक्स प्लानिंग विथ रिस्पेक्ट ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी। अगर कोई नॉन रेजिडेंट कंपनी है, मतलब फॉरेन की कंपनी है, तो उनको क्या ध्यान रखना है। देखो नॉन रेजिडेंट कंपनी को सेक्शन 10 में आपके बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं, एग्जाम्पशंस मिलते हैं, सॉरी। तो वो एग्जाम्पशन में नॉन रेजिडेंट वालों को अलग से एग्जाम्पशन दिया हुआ है। जैसे कि कोई फॉरेन की कंपनी है जो इंडिया में कोई सर्विस दे रही है, टेक्निकल सर्विस दे रही है, किसके लिए दे रही है, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए दे रही है, तो जो उसको इनकम मिलेगा, जो भी उसका टेक्निकल फीस मिलेगा, वो क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट हो जाता है। फिर 1048 तीनों क्रूड ऑयल के लिए, जो अपना यहाँ पे है ना दुबई साइड की कंट्रीज, उनको मोदी सरकार ने बहुत सारा ऑफर दिया था, जो कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको बहुत इंटरेस्ट के साथ समझाता, आपको मजा आ जाता पढ़ने में, पर अभी टाइम नहीं है तो छोड़ो। अगर कोई इनकम मिलता है वो फॉरेन की कंपनी, जैसे कतार वतार की कोई कंपनी को फॉरेन इनकम मिलता है जो इंडिया में रिसीव हो रहा है, क्यों रिसीव हो रहा है, क्योंकि उन्होंने क्रूड ऑयल बेचा था एज पर अग्रीमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, तो जो इनकम उनको मिलेगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। दूसरा, वो क्या करते हैं, इंडिया में स्टोरेज करते हैं क्रूड ऑयल का और फिर इंडिया से ही बेचते हैं। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्लान था कि ये स्टोरेज, इंडिया के पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं था, ये उन्होंने ही, वो जो फॉरेन के कंपनीज हैं, उन्होंने आके इंडिया में स्टोरेज पहले सेटअप किया पूरा, फिर उन्होंने इंडिया में स्टोर करना चालू किया, और ये 5-10 साल का एग्रीमेंट है। उसके बाद ये जो स्टोरेज
तेल लेके चले जाएंगे, पर जो फैसिलिटी बनाई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वो तो इंडिया के पास ही रहेगा ना। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ये गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि अगर आप क्या करते हो, क्रूड ऑयल का इंडिया में स्टोरेज करते हो और स्टोरेज करके सेल कर देते हो एज पर एग्रीमेंट, तो उसकी इनकम के ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे, पर जो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टोरेज की फैसिलिटी आपको पहले इंडिया में बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर जो आपका बच जाता है लेफ्ट ओवर स्टॉक कोई क्रूड ऑयल का है, उसको अगर एग्रीमेंट के हिसाब से बेचते हो तो वो भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है, मतलब उसकी इनकम के ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे। फिर क्या लिखा है, एजेंट, जो नॉन रेजिडेंट का कोई इंडिया में एजेंट बैठा है तो उसके पास हमेशा सफिशिएंट पैसा होना चाहिए कि वो नॉन रेजिडेंट का लाइबिलिटी क्या कर सके, टैक्स लाइबिलिटी जमा करा सकते हो। भाई नॉन रेजिडेंट कभी भी भाग सकता है, तो भाई तुम्हें क्या करना है, जो भी डील कर रहा है नॉन रेजिडेंट के साथ, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए उसकी टैक्स लाइबिलिटी भरने का। फिर बात करते हैं नॉन रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई इंडिया में टीडीएस नाम का भी एक टैक्स है, तो उनको जो पैसा मिलेगा एजेंट से उनके उसके ऊपर टीडीएस कटा हुआ हो सकता है। फिर क्या बोला है, पर्सन हु कुड बी ट्रीटेड एज एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, कोई भी ऐसा आदमी जो नॉन रेजिडेंट के साथ काम करता है या नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे काम करता है, उसको क्या मान लिया जाएगा, एजेंट मान लिया जाएगा, और उसको नॉन रेजिडेंट का सारा काम करना पड़ेगा इंडिया में टैक्स कंप्लायंसेस के रिलेटेड। और एक नॉन रेजिडेंट भी दूसरे नॉन रेजिडेंट का इंडिया में एजेंट बन सकता है। जो अगर समझो एजेंट ने नॉन रेजिडेंट के बेसिस, नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे क्या किया, टैक्स जमा करा दिया गवर्नमेंट को। एक एजेंट ने नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट को क्या किया, टैक्स जमा करा दिया, तो ये टैक्स अभी नॉन रेजिडेंट जो था उसने इसको दिया ही नहीं पैसा, तो ये जो टैक्स पे किया है ये डेड हो चुका है, ना इसका एग्जम्पशन मिलेगा, ना डिडक्शन मिलेगा, ना सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होगा, कुछ नहीं हो सकता, ये चला गया। फिर बात करते हैं बिजनेस कनेक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल अच्छा सा लिखा हुआ है, एक बैंक है, क्या नाम है बैंक का, बैंक के नाम से अपने को क्या करना है, समझो एक फॉरेन बैंक है और एक इंडियन बैंक है, और ग्रुप ऑफ बैंक है, इंडिया में भी उसकी बैंक है, और जो फॉरेन बैंक है उसका एक ही काम है, वो भी इंडिया में है, उसका काम क्या है, इसको फिनांस करना। तो ये केस में इसका बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा और ये दोनों रिलेटेड मान लिए जाएंगे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लोज फाइनेंशियल एसोसिएशन बिटवीन अ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, दिस कैन ऑल्सो अमाउंट टू बिजनेस कनेक्शन, ये भी बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। सेक्शन 9 में आपका बिजनेस कनेक्शन होता है, जो नीचे मैं बताऊंगा आपका इन अगले चैप्टर में दिया हुआ है। इन केस वेयर ऑल इंडियन बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स वर कंट्रोल्ड बाय द सेम पर्सन, जितने भी इंडियन बैंक है, जितने भी फॉरेन का बैंक है, सब एक आदमी ही कंट्रोल कर रहा है, और जो फॉरेन बैंक का मेन काम क्या है, फिनांस करना इंडियन बैंक को, तो ये भी आपका बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। फिर फॉरेन जो नॉन रेजिडेंट कंपनीज है उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, सेक्शन 115 ए से 115 बीबीए के बीच में इंटरेस्ट के ऊपर कंसेशनल टैक्स रेट है, रॉयल्टी के ऊपर कंसेशनल टैक्स रेट है, डिविडेंड पे कंसेशनल रेट है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे कंसेशनल टैक्स रेट है, ऐसे करके बहुत सारे सेक्शन है। यहाँ पे तो नहीं लिखा, तो अभी मैं मुंह से बता देता हूँ कि ऐसे सब सेक्शन है जिसमें आपको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। फिर नेक्स्ट आते हैं टैक्स प्लान। कोलैबोरेटर्स का मतलब क्या है, कोई इंडियन आदमी है जो कोलैबोरेशन कर रहा है किसके साथ, फॉरेनर के साथ, कुछ सामान मंगवा रहा है या कोई भी तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो टाइम पे आप कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हो उसकी बात हो रही है। सबसे पहले अगर आप कोई कैपिटल गुड्स मंगा रहे हो, ये फॉरेनर है, डोनाल्ड ट्रंप है, ये आप हो नरेंद्र मोदी हो फॉर एग्जाम्पल, आप कैपिटल गुड्स मंगा रहे हो, कोई भी फॉर प्लांट एंड मशीनरी वगैरह मंगा रहे हो, तो आपको ये देखना है कि जो भी प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 10 लाख रुपए, वो तो है ही, उसके साथ जो भी आपका इंस्टॉलेशन का खर्चा है या उसके रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, सुपरविजन का खर्चा है, जो भी कोलैबोरेटर ने आपसे चार्ज किया है, वो भी आपको क्या कर लेना है, कैपिटलाइज कर लेना है, ताकि उसके ऊपर आपको क्या मिल सके, डिडक्शन मिल सके। इंडियन कंपनी शुड ऑल्सो विजिलेंट दैट अदर एक्सपेंस जितने भी कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में है मस्ट बी इनकर्ड आफ्टर द सेटिंग ऑफ अ बिजनेस, ये तो जरूरी है कि बिजनेस सेटअप होने के बाद वो खर्चा होना चाहिए, तो ही आप क्या होगा, आपको कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा और आपको हायर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। फिर बात करते हैं, ये पहला हो गया जो आपने कैपिटल गुड्स मंगाया था। दूसरे में अगर आप स्पेयर पार्ट कोई मंगा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है जिस टाइम आप कमीशनिंग कर रहे हो, मतलब जिस टाइम वो प्लांट को आप सेटअप कर रहे हो, उसके ट्राई करो अगले साल या उसके बाद आप क्या करो, स्पेयर पार्ट मंगाओ। तो वो स्पेयर पार्ट जब आप मंगाओगे वो पूरा आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू खर्चा मान लिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ स्पेयर। इंडियन स्पेयर पार्ट मतलब क्या, जो नट बोल्ट वगैरह या जो इतने ज़रूरी नहीं होते उसके रिलेटेड कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मेरा अगर समझो कि कोई मैं ये टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका जो पेन है एक एक्स्ट्रा मंगाना है फॉर एग्जाम्पल, टू रिसीव द स्पेयर सब्सिक्वेंट टू द ईयर ऑफ कमीशनिंग, जो ईयर में आपने कमीशनिंग किया उसके सब्सिक्वेंटली मंगाने का ट्राई करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर सकते हो। फिर उसके रिलेटेड एक यही जो ऊपर पॉइंट लिखा है उसको सपोर्ट करता हुआ एक केस लॉ है रमा शुगर मिल्स लिमिटेड का, जिसमें तीन आपके क्या होते हैं, ये बॉयलर्स, तीन बॉयलर्स होते हैं, जिसमें एक और बाद में मंगाना होता है, तो ये बेसिकली हाई कोर्ट या
हाई कोर्ट का ये डिसीजन था कि इससे आपका कोई बिजनेस सब्सटेंशियली नहीं बढ़ रहा है, ये बस उसी का पार्ट है, तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हो, वही चीज़ है। It cannot be suggested that by using a new boiler the production capacity of sugar unit was in manner increased, तो ये कोई बढ़ेगा नहीं, तो वही बात है कि रेवेन्यू माना जाएगा। फिर बात करेंगे ट्रीटिंग प्लांट्स एंड ड्राइंग्स एटसेट्रा एज अ प्लांट फॉर अवेलिंग फुल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। आप क्या कर रहे हो, कोई ड्राइंग स्केच, मतलब समझो ना कोई फॉरेन में बहुत बड़ा इंटीरियर डेकोरेटर बैठा है, उससे कोई स्केच परचेस किया। स्केच क्या कोई भाई ये 200-500 में तो मिलता नहीं रहेगा, करोड़ों में मिलता रहेगा, क्योंकि उसके बेसिस पे अभी आप बिल्डिंग खड़ी करने वाले हो। तो उसका जो पेमेंट करोगे उसको आप एज अ प्लांट कर क्लेम कर सकते हो, और उसके ऊपर क्या कर सकते हो, डेप्रिसिएशन ले सकते हो। फिर बात करें, आप क्या हो, कंपनी हो, आप अपने एम्प्लॉय को रख रहे हो, इसके रिलेटेड आपको कौन कौन से खर्चे का डिडक्शन मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने एम्प्लॉय को कोई रेसिडेंशियल अकोमोडेशन दे रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो घर के रिलेटेड जो भी रिपेयर का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है, रेट एंड टैक्सेस वगैरह है, वो आपको अलाउड हो जाएंगे सेक्शन 30 में। मैंने क्या बताया था, 30 में बिल्डिंग के रिलेटेड खर्चे अलाउड होते हैं, 31 में प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर के रिलेटेड खर्चे अलाउड होते हैं। पर रेट एंड रेट्स जो है वो सब्जेक्ट टू 43B हो गए। 43B में क्या बोला गया है कि अगर वो खर्चे का पेमेंट आपने ड्यू डेट से पहले पहले कर दिया तो ही अलाउड होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का खर्चा आप ले सकते हो वो जगह का। अगर आपने वो जगह ये तो खुद की है तो आपको ये खर्चे का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने वो जगह भाड़े पे ली हुई है तो आपको रिपेयर का खर्चा मिल जाएगा, रेंट का खर्चा जो आप रेंट पे कर रहे हो उसका खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह जो भी पे कर रहे हो, रेट एंड टैक्स वगैरह है, वो आपको खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने रहने में घर के साथ साथ फर्नीचर भी प्रोवाइड किया है अगर, तो फर्नीचर के केस में डेप्रिसिएशन अगर आपका खुद का है तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अगर फर्नीचर आपका नहीं है तो हायरिंग पेमेंट जो रेंट का पेमेंट करो वो आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने एम्प्लॉय को बोनस या कमीशन देते हो तो 43B की लिमिट के अंदर अंदर अलाउड हो जाएगा सेक्शन 36 में खर्चा। 43B क्या है, रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट से आपको पेमेंट कर देना है तो ये डिडक्शन मिलेगा, अगर पेमेंट नहीं करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट होने से पहले रिसर्च की टीम में सेक्शन 35 में रिसर्च के खर्चों का डिडक्शन मिलता है। अगर अपनी रिसर्च टीम को सैलरी देते हो पर परक्यूजिट का खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा तो सैलरी का मिल जाएगा, वही बात है सेक्शन 35 में। अगर आप अपने एम्प्लॉय का रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा डाल रहे हो, अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड ASF में पैसा डाल रहे हो, NPS में पैसा डाल रहे हो, AGF अप्रूव ग्रेचुइटी फंड में पैसा डाल रहे हो, तो 43B की लिमिट के अंदर अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब आपको एक्चुअल पेमेंट कर देना है ड्यू डेट से पहले पहले। फिर बात करें, अगर आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉयर की सैलरी पे से कुछ पैसा डिडक्ट कर रहे हो और ये सब पेमेंट, ये सब जो भी EPF एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वगैरह जो भी फंड है उसमें पैसा डाल देते हो, तो ड्यू डेट के अंदर अंदर वो फंड की ड्यू डेट के अंदर अंदर अगर आप वो पैसा डाल दोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। पहले आपका इनकम मिले बन जाएगा अदर सोर्सेज का, जब आप एक्चुअल पेमेंट कर दोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फिर बात करें, अगर आपका कोई एम्प्लॉय है या तो फॉरेन में रहता है, आउटसाइड इंडिया है, या नॉन रेजिडेंट है, या तो फॉरेन में है या नॉन रेजिडेंट है, दोनों केस हो सकते हैं, करेक्ट है। उसको आप पेमेंट कर रहे हो पर TDS नहीं काट रहे हो तो आपको वो खर्चा क्या होगा, अलाउड नहीं होगा, मतलब PNL के डेबिट में वो खर्चा लेने नहीं देंगे। और लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई एम्प्लॉयर है जो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स का पेमेंट करता है। नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट का मतलब क्या होता है, रहने का फैसिलिटी दे दिया, कार का फैसिलिटी दे दिया, और उसके ऊपर जो टैक्स का अमाउंट है, जो उसके ऊपर टैक्स का अमाउंट है वो खुद पे कर देता है, तो ये टैक्स जो है वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो इसको भी ये टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और भी सेक्शन डाल सकते थे, जैसे 80JJAA डाल सकते थे। अगर कोई एम्प्लॉयर है नए एम्प्लॉय को हायर करता है तो 30% ऑफ एडिशनल कॉस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। चलो अभी नहीं डाला तो अपने को क्या करना है। फिर लास्ट बात करें तो आपका कोर्ट रूलिंग लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स वगैरह के हिसाब से भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। बेसिकली देखो, इनकम टैक्स में सिर्फ हम एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम बड़े हो गए ना, हम और चीजें पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स फिनांस एक्ट पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स रूल्स पढ़ रहे हैं। फिर क्या था मैंने पढ़ाया था, 3 बड़े 3 छोटे, आपको ये 3 बड़े हो गए। नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, सर्कुलर पढ़ रहे हैं, और केस लॉ पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ आपको ये एक्ट को देख के ही प्लानिंग नहीं करना है, आपको केस लॉ भी देखने हैं, जुडिशियल क्या फाइंडिंग्स हो रही है, आपको सर्कुलर्स देखने हैं, आपको नोटिफिकेशंस देखनी है, आपको रूल्स देखने हैं। ये सब देख के भी आपको क्या करना है, टैक्स प्लानिंग करना है। सिंपल सी बात है। यस सर। आपको उसके साथ साथ जो जो अमेंडमेंट आ रहे हैं वो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट देखने हैं, ये एक बार अंदर का कंटेंट रीड कर लेना। जो भी आपका नोटिफिकेशन आ रहा है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेसिकली रूल्स वर्सेस
नोटिफिकेशन दिया हुआ है। रूल वर्सेस नोटिफिकेशन का सर क्या मतलब है? अगर, ध्यान से सुनो, अगर कोई, जब भी देखो कानून कहाँ बनता है? कानून पार्लियामेंट में बनता है। पार्लियामेंट जिंदगी भर थोड़ी खुला रहता है, पार्लियामेंट कुछ टाइम के लिए खुला रहता है। कौन से टाइम के लिए? जब उसके वो विंटर सेशन, समर सेशन, वो सब चलते रहते हैं, तभी खुला रहता है। उसके बीच में गवर्नमेंट को कोई कानून लाना है तो क्या करेगी? या तो गवर्नमेंट रूल इशू करेगी या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी। सर्कुलर इशू कर सकती है, पर सर्कुलर का प्रॉब्लम क्या है? सर्कुलर यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ था जो मैंने कहीं में स्किप कर दिया। ऐसा लिखा है कि अगर आप सर्कुलर को बेसिस लेते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर्कुलर टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो आपको अपडेट रखना है कि वो सर्कुलर चला तो नहीं गया, राइट ऑफ तो नहीं हो गया, ऐसा सब कुछ तो नहीं हो गया। जो रूल्स होते हैं वो बेसिकली, अगर रूल वर्सेस एक्ट कभी होगा ना तो हमेशा एक्ट जीतेगा, रूल को इतना इज्जत नहीं दिया हुआ है। बट जो नोटिफिकेशन होता है उसको एक्ट के बराबर माना जाता है। यहाँ पे आगे की इधर पैराग्राफ में लिखा है, आप पढ़ते रहना। जो नोटिफिकेशन है वो एक्ट के बराबर होता है। नोटिफिकेशन का एग्जांपल बताओ सर? वो ड्यू डेट एक्सटेंड होता है ना, उसका नोटिफिकेशन आता है कि जुलाई से अगस्त हो गया, अगस्त से सितंबर हो गया, तो वो कानून में तो एक्चुअली 31 जुलाई ही लिखा हुआ है, पर नोटिफिकेशन आएगा कि अभी ड्यू डेट क्या है, लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग 31 है, तो वो क्या मान लिया जाएगा? भाई हाँ, एक्ट में भी यही लिखा है 31 है। तो नोटिफिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर आगे एक चीज लिखी है कि जो सर्कुलर होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, ये सब आप रीड कर लेना। लास्ट पॉइंट है चैप्टर का है टैक्स प्लानिंग मैनेजमेंट सर। जो कंपनीज थोड़ी बहुत एडवांस होती है, जो अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहती है अच्छे से, वो क्या करती है? अपनी टैक्स प्लानिंग मैनेजमेंट सेल बनाती है, जिसका काम क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी एंड वॉल्यूम ऑफ वर्क होता है, ठीक है। सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन करके रखते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। भाई एक बार रीड कर लेना 4 पॉइंट। जो चीजें आपको ऐसे लगे ना ये क्या डाला हुआ है, उसके 4 पॉइंट सोच के समझ के चले जाना। क्या पता है यार, ये इजी चीज है, थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, थोड़ी बहुत लिखनी है, मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि आगे ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह में कुछ ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते, थोड़ा बहुत स्कोप है बेसिकली। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है। एक क्वेश्चन है टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, तो मैं बता देता हूँ टैक्स इवेजन। ये सब केसेस में आपको बताना है ये टैक्स मैनेजमेंट है, टैक्स प्लानिंग है या टैक्स इवेजन है। टैक्स अवॉइडेंस नहीं लिखा है यहाँ पे, टैक्स अवॉइडेंस है कि नहीं? टैक्स अवॉइडेंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, वो ऐसे नहीं समझा जा सकता कि ये क्वेश्चन में बताओ। ऐसा हो सकता है एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए रहेंगे, एग्जाम में आ सकता है, पर मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, आप ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि आप कानून के अंदर बैठे हुए हो, फिर भी आप कानून से चोरी कर रहे हो। तो भाई ऐसे ही पता चलता तो भाई सीधा का सीधा कानून ही बना देते ना, भाई ये सब काम नहीं करने। वो तकलीफ है, इसीलिए गार लेके आए हैं। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स पढ़ेंगे, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको क्या है वो। ठीक है, तो सबसे पहले डिपॉजिट ऑफ ₹72,000 इन पीपीएफ अकाउंट सो एज टू रिड्यूस द टैक्स पेबल। आप क्या कर रहे हो? पीपीएफ में पैसा डाल रहे हो 72,000 का, ताकि आपका टैक्स कम हो सके। भाई एटीसी में दिया हुआ है डिडक्शन की, आप पीपीएफ में पैसा डालो, हम आपको डिडक्शन देंगे। तो ये क्या है? आपका टैक्स प्लानिंग है। फिर बात करते हैं, एक इंडस्ट्री है जिसने इंस्टॉल किया है एसी 60,000 का, डायरेक्टर के घर पे इंस्टॉल किया है एज पर टर्म्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, बट ट्रीट करता है उसको कहाँ पे किया है? फैक्ट्री में इंस्टॉल किया है। ये भाई खुला चोरी कर रहा है डेप्रिसिएशन का, तो ये टैक्स इविजन है। एक इंडस्ट्री है जो मेंटेन करता है, रजिस्टर मेंटेन करता है, जिसमें क्या लिखता है? टैक्स डिडक्शन का सब कुछ टाइमली कंप्लायंस लिखता है, ये मैनेजमेंट कर रहा है टैक्स का, कि बाद में पेनल्टी वेनल्टी नहीं लगे। फिर टी लिमिटेड है जो क्रेडिट नोट इश्यू कर रहा है 36,000 का, ब्रोकरेज पेएबल ए के लिए, जो कि उसका बेटा ही है, मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का। पर्पस क्या है? कि आपका इनकम जो है, पर्पस टू इंक्रीज इज इनकम, उसका इनकम बढ़ा दे 18,000 से, और 54,000 का इनकम क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। ऐसा सब मतलब कुछ तो घिनौना काम कर रहे, चोरी का काम कर रहे, टैक्स इवर्जन है। ए इज अ वर्किंग पार्टनर इन टीए इंडस्ट्री। टीए इंडस्ट्री है जिसमें ए क्या है? वर्किंग पार्टनर है। इन सच कैपेसिटी उसको सैलरी कितना मिलता है? 7,500 रुपया पर मंथ मिलता है। पर ये इसको क्या बताता है? बिजनेस इनकम बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि एक्सपेंस ले ले है तो सैलरी का इनकम, पर बताता क्या है? बिजनेस का इनकम। भाई चोरी कर रहा है, सीधी सी बात है, क्योंकि बिजनेस इनकम अगर 7,500 है तो उसके सामने वो 7,000 का खर्चा दिखा सकता है। सैलरी इनकम पूरा का पूरा 7,500 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, ए इज यूजिंग मोटर कार। क्या कर रहा है? मोटर कार यूज कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा है, पर उसको खर्चा दिखा रहा है बिजनेस पे, सीधा सीधा चोरी है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा दिया, पूरा आपका चैप्टर 17 जो है हम लोग ने स्क्रैच एक एक लाइन पढ़ लिया है ऑलमोस्ट। अभी आपको ये सुन के आप अगर रिवाइज करते हो तो आपका काम बन जाएगा। ये जो चैप्टर है इसके रिलेटेड काफी अच्छा वेटेज भी पूछा गया कभी कभी, मतलब 5-7 मार्क्स का तो हर बार एक क्वेश्चन बनता ही है। तो भाई स्कैनर से अच्छे से कर लेना, और जो भी आपका सोर्स है उससे कर लेना। मैं तो मॉड्यूल को ही सबसे अच्छा सोर्स मानता हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। आए हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना।